हेलो विद्यार्थियों, संस्कृत सागर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कविता आचार्य और मैं आप लोगों के लिए करवा रही हूं यूजीसी नेट कोड 25 एंड कोड 73 के लिए प्रिपरेशन। देखिए, हम लोगों ने पढ़ लिया था वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय और उसमें से हम लोगों ने पढ़ा वेदों का रचना काल, वेद शब्द की परिभाषा, व्युत्पत्ति, वेदों का रचना काल, वो सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे वेदांग। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी वेदांग की परिभाषा और वेदांग कितने हैं और उन वेदांगों के बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, वेदांग क्या हैं। वेदांग हैं वेदस्य अंगानी, वेदस्य अंगानी, यानी कि वेदस्य अंगानी यानी कि वेदों के अंग क्या कहलाते हैं, वेदांग। अब देखिए, अंग क्या होते हैं। अंग क्या होते हैं, वे उपकारक तत्व। अंग क्या होते हैं, वे उपकारक तत्व जिनसे वस्तु के स्वरूप का बोध होता है। जिनसे क्या होता है, वस्तु के स्वरूप का बोध होता है। यानी कि ये वस्तु क्या है उसका जो बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंग कहलाते हैं। अंगों के माध्यम से ही पता चलेगा कि ये जानवर है या ये पुरुष है। तो उसी प्रकार से वेदों के अंग क्या हैं। तो देखिए, वेदों के अंग होते हैं वेदांग, और वेदांग हमारे 6 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं, 6 होते हैं। वेदांग 6 होते हैं। शिक्षा व्याकरणम, शिक्षा व्याकरणम, छंदो, ज्योतिषम। शिक्षा व्याकरणम छंदो ज्योतिषम निरुक्तम तथा कल्पश्येति षडंगानि वेदस्य आहु मनीषिणे। वेदस्य आहु मनीषिणे। देखिए, वेदांग हमारे 6 हैं। कौन कौन से हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त और कल्प। वेदांग हमारे कितने हैं, 6 हैं। शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त और कल्प, ये हमारे 6 वेदांग हैं। अब देखिए, ये जो वेदांग हैं ये सूत्र शैली में लिखे गए हैं। कौन सी शैली में लिखे गए हैं, सूत्र शैली में। तो हमें ये याद रखना है कि वेदांग सूत्र शैली में लिखे गए हैं। यहां तक क्लियर है। वेदांग वेदों के अंग होते हैं और वेदों के अंग वेदांग होते हैं। तो ये वेदांग कितने होते हैं, 6 होते हैं। शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प। अब देखिए, शिक्षा को कहा गया है, वेद का कौन सा अंग कहा गया है शिक्षा को, वेदस्य नासिका। वेद की नासिका यानी कि वेद की नाक कहा गया है। किसको कहा गया है, शिक्षा को। वेद के अंग है ना ये, तो इसीलिए जब वेद के अंग हैं तो वेद का कौन सा अंग माना गया है शिक्षा को, वेद की नासिका माना गया है। सेकंड है व्याकरण। व्याकरण को कहा गया है वेदस्य मुखम। क्या कहा गया है, वेदस्य मुखम। वेद का मुख कहा गया है। वेद का क्या कहा गया है, मुख। थर्ड है आपका ज्योतिष। और ज्योतिष को कहा गया है वेदस्य नेत्रम। ज्योतिष को कहा गया है नेत्र, वेद का नेत्र कहा गया है। अगला है छंद। छंद को कहा गया है वेदस्य
पादे यानी कि वेद का पैर कहा गया है छंद को। उसके बाद है निरुक्त। निरुक्त को कहा गया है वेद का कान। वेदस्य कर्णे, वेद का कान किसको कहा गया है? निरुक्त को कहा गया है। अगला है कल्प। वेदस्य हस्ते यानी कि वेदों का हाथ किसे कहा गया है? कल्प को कहा गया है। तो देखिए ये हमें क्लियर करना है अच्छे से, ये हमें याद करना है। एग्जाम में ये हमारे लिए सुमेलन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, सुमेलन वाले भी बन सकते हैं या फिर डायरेक्ट ही क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि वेद रूपी नासिका किसको कहा गया है, वेद रूपी मुख किसको कहा गया है। तो इस तरह से हमें ये चीज़ याद रखनी है। वेदस्य नासिका शिक्षा, वेदस्य मुखम व्याकरणम, वेदस्य नेत्रम ज्योतिष, और वेदस्य पाद छंद, और वेदस्य कर्ण निरुक्त, और वेदस्य हस्त क्या है? कल्प है। तो इस तरह से हमारे ये 6 वेदांग हैं, और जो 6 वेदांग हैं ये हमें याद रखने हैं। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, कल्प। अब देखिए हमें शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, कल्प 6 वेदांगों के बारे में विस्तृत अध्ययन करना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में इनमें से विस्तृत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि अच्छे से हमें इनके बारे में जानना है। तो आज हम सबसे पहले लेंगे शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर जैसे जैसे हम व्याकरण के बारे में भी जानेंगे, ज्योतिष, छंद सबके बारे में मैं आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगी। तो आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे शिक्षा के बारे में, यानी कि वेदों के अंग कितने हैं? 6 हैं, और उसमें से सबसे पहला अंग है वेदांग का, वो क्या है? शिक्षा। और शिक्षा को क्या कहा गया है? वेद की नासिका। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ शिक्षा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का उद्देश्य होता है वर्णोच्चारण करना। क्या होता है? शिक्षा का उद्देश्य है वर्णोच्चारण करना। वर्णोच्चारण करना। उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? वर्णों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान जानना, और प्रयत्न स्थान जानना, या कितने वर्ण हैं, कितने स्वर हैं, ये सारी बातें हैं, ये किस में आती हैं? शिक्षा में आती हैं। वर्णोच्चारण करना, वर्णों का उच्चारण स्थान का पता लगाना, वर्ण कहाँ से बोला जाता है, कौन सा उच्चारण स्थान किस वर्ण का है, और ये सारी जो बातें हैं वो किस में आती हैं? शिक्षा में आती हैं। स्वर, व्यंजन, सारी चीज़ें। तो देखिए शिक्षा के 6 वेद हैं। शिक्षा के कितने भेद हैं? 6 वेद हैं शिक्षा के। 6 वेद हैं। तो शिक्षा के 6 वेद कौन कौन से हैं? पहला है वर्ण, मात्रा, वर्ण, स्वर। सेकंड है आपका स्वर, थर्ड है मात्रा, वर्ण, स्वर, मात्रा, साम, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। बल, साम, और 6 है आपका संतान। ये 6 वेद हैं। ये शिक्षा के 6 वेद हैं। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। हमें शिक्षा के 6 वेद याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। शिक्षा क्या है? शिक्षा है वर्णोच्चारण, यानी कि वर्णों का, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, वर्ण कितने हैं, वो सारी जो बातें हैं
और उच्चारण स्थान किस वर्ण का क्या है, किस वर्ण का प्रयत्न स्थान क्या है, वर्ण कौन सा वर्ण कहाँ से कैसे बोला जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं वो किसमें आती हैं, शिक्षा में आती हैं। और शिक्षा के वेद 6 हैं, वर्ण है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में, उसके बाद स्वर, मात्रा, वल, साम, संतन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है वर्ण, यानी कि देखिए वेदों में 52 वर्णों को, या ध्वनि भी कह सकते हैं, वर्णों को क्या कह सकते हैं, ध्वनि, 52 वर्णों या ध्वनियों में गिना जाता है। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, वेदों में 52 वर्ण या ध्वनि होते हैं। वेदों में कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। यानी कि देखिए इनमें से स्वर 13 होते हैं। विभाजन अगर किया जाए इन 52 वर्णों का तो किस तरह से वेदों में विभाजन किया गया है, स्वर होते हैं 13। अब देखिए जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, या यूं कहें व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन है इनमें से 25 तो हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। कैसे लेकर के माँ तक 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। कैसे लेकर माँ तक 25 स्पर्श, यानी कि जो हर एक का वाली जो लाइन है उसमें से 5 जो व्यंजन हैं, और उसके बाद पांचों जो लाइन है उनमें से 25 स्पर्श व्यंजन हो गए टोटल आपके। उसके बाद एक ला और ल है, 2 ये भी व्यंजनों में माने गए हैं। उसके बाद स हा, ये हो गए आपके ऊष्म व्यंजन। उसके बाद है य, र, ल और व, य, र, ल, व, ये हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन। कौन से हो गए, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद है उपपदमानीय, ये इसको अर्ध विसर्ग कहते हैं। का से पहले और खा से पहले इस तरह का जो चिन्ह होता है ये होता है अर्ध विसर्ग। और ये इनको कहते हैं जिव्यामूलीय। और ये होता है अगर पे और फे के आगे अगर इस अर्ध विसर्ग को लगाया जाता है, अर्ध विसर्ग जो चिन्ह है इसका प्रयोग अगर पे और फ से पहले लगाया जाता है तो उसको कहते हैं उपपदमानीय। और अगर अर्ध विसर्ग का ये जो चिन्ह है इसको का और खा से पहले लगाया जाता है तो क्या होता है, जिह्वामूलीय। उसके बाद है विसर्ग अनुस्वार। तो इस तरह से 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 और 4 8 और 4 12 और 2 16 और 25 और 13 इस प्रकार मिला करके टोटल कितने वर्ण हो गए आपके, 52 वर्ण। यानी कि जो वेद हैं उनमें 52 वर्णों को माना जाता है कि वेदों में कितने वर्ण माने गए हैं, 52 वर्ण माने गए हैं। उनमें से 13 स्वर माने गए हैं। और कैसे, मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन, लय और लह, इनको भी व्यंजनों में गिना गया है। से है उसमें व्यंजन माने गए हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन माने गए हैं। क, ख जिह्वामूलीय और प, फ उपपदमानीय माने गए हैं। और विसर्ग और अनुस्वार को भी माना गया है। तो इस तरह से वेदों में टोटल 52 वर्णों को माना गया है। ये आपका वर्ण क्लियर है। उसके बाद था ये शिक्षा पढ़ रहे हैं हम। वेद का सबसे पहला जो अंग है वो क्या है, वेद का सबसे पहला अंग शिक्षा। 6 अंग पढ़े थे हमने वेद के।
तो वेद का जो सबसे पहला अंग हमने पढ़ा था शिक्षा, और शिक्षा के हमने 6 वेद पढ़े थे। तो वर्ण उसका सबसे पहला वेद था। उसके बाद में हम लोग अगला वेद पढ़ेंगे वर्ण स्वर। उसके बाद सेकंड है स्वर। देखिए स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं? स्वर 3 होते हैं। उदात्त स्वर, उदात्त स्वर, सेकंड होता है अनुदात्त स्वर, और थर्ड में होता है आपका स्वरित स्वर। क्या होता है? स्वरित स्वर। यानी कि जो ऊर्ध्व भाग से बोले जाते हैं, मुख के ऊर्ध्व भाग से बोले जाते हैं वो उदात्त स्वर कहलाते हैं, और जो निचले भाग से बोले जाते हैं वो अनुदात्त कहलाते हैं, और जो समान भाग से बोले जाते हैं यानी कि जो बीच वाले भाग से बोले जाते हैं वो कौन से स्वर कहलाते हैं? स्वरित स्वर कहलाते हैं। वर्ण स्वर। अगला था मात्रा। मात्रा क्या होता है? वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय, वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। ठीक है। अब देखिए मात्राएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। पहली होती है ह्रस्व, सेकंड में होती है दीर्घ, और थर्ड होती है आपकी प्लुत। 3 मात्राएं होती हैं। ह्रस्व मात्रा जो होती है ये एक मात्रिक होती है, यानी कि ह्रस्व वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ जो मात्रा होती है वो द्विमात्रिक होती है, यानी कि जो दीर्घ जो वर्ण होते हैं उनको बोलने में द्विमात्रा 2 मात्राओं का समय लगता है। प्लुत जो होती है ये त्रिमात्रिक होती है, यानी कि इसको बोलने में 2 मात्राओं से अधिक का समय लगता है। तो इस तरह से मात्रा के बारे में, स्वर के बारे में पढ़ा, मात्रा के बारे में पढ़ा। ठीक है, वर्ण, स्वर, मात्रा। अब अगला शिक्षा का चौथा वेद कौन सा है? बल। कौन सा है? बल। देखिए बल क्या है? बल है वर्णों के उच्चारण में लगने वाला प्रयत्न, लगने वाला प्रयत्न बल कहलाता है। प्रयत्न या प्रयास। प्रयत्न भी कह सकते हैं हम और प्रयास भी कह सकते हैं। वर्णों के उच्चारण में लगने वाला प्रयत्न क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अब देखिए बल 2 प्रकार का होता है। वर्णों में लगने वाला, वर्णों में लगने वाला बल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, और सेकंड होता है बाह्य प्रयत्न। ठीक है। अब देखिए आपको अगर डीपली नॉलेज जाननी है बल के बारे में, आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं, तो ये सब हमें कहाँ से पढ़ना पड़ेगा? ये हमें जो वर्णों की जो बेसिक नॉलेज है या वर्णों का वर्ण जो उत्पत्ति है वो पढ़ना पड़ेगा। उसमें सारी चीज़ें हैं। ये अभी हम लोग वेदांग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ हमें ये चीज़ पढ़नी है कि वेदांग के भाग क्या हैं और उन भागों में अंदर क्या क्या बातें हैं, वो सारी चीज़ें हमें क्लियर करनी है। अगर आपको डीपली नॉलेज लेनी है तो हमें वर्ण जो टॉपिक है वो क्लियर करना पड़ेगा। उसमें हमें पता चल जाएगा कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अभी हमें सिर्फ बेसिक वैदिक साहित्य का जो सामान्य परिचय है टॉपिक, उसमें वेदांग है, और वेदांग में ये छोटी छोटी बेसिक नॉलेज की चीज़ें हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। उसके बाद है बल, उसके बाद है साम। साम, साम होता है वर्णों का सुस्पष्ट उच्चारण। तो ये क्या होता है? वर्णों का सुस्वर और सुस्पष्ट उच्चारण।
ठीक है। उसके बाद हम छठवां पढ़ेंगे संहिता, संतान, बल साम संतान। संतान पढ़ेंगे। देखिए संतान क्या होता है, ये होता है संहिता अथवा पद पाठों को, जो पद वर्ण हैं पद हैं जो, उनको संधि और समास आदि का नियम लगा करके अगर हम लोग उन वर्णों को बोलते हैं, पढ़ते हैं, पदों को पढ़ते हैं, तो वो कहलाता है हमारा संतान। यानी कि संतान का मीन्स होता है संहिता अथवा पदों का या पद पाठ को संधि या समास के माध्यम से संधि या समास के माध्यम से उच्चारित करना क्या कहलाता है, संतान कहलाता है। यानी जब हम पदों में संधि का प्रयोग करके या समास का प्रयोग करके हम उनको उच्चारित करते हैं या पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है, संतान कहलाता है। तो ये क्या पढ़ा हमने शिक्षा के बारे में। शिक्षा क्या होती है, यानी कि शिक्षा जो होती है इसका उद्देश्य यही होता है कि वर्णों का उच्चारण, स्थान, प्रयत्न स्थान, वर्ण कहाँ से किस तरह से बोले जाते हैं, वो सारी बातें वो शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हमने शिक्षा के 6 वेद पढ़े हैं, वर्ण, स्वर, मात्रा, वल, साम, संतान, ये हमने शिक्षा के 6 वेद पढ़े। और उसके बाद हमने सबसे पहले वर्ण के बारे में पढ़ा। तो वेदों के अनुसार जो वर्ण हैं वो 52 माने गए हैं। उसमें से मैंने आपको बता दिया कि कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं। उसके बाद में हम लोगों ने वर्ण के बाद में स्वर पढ़ा। स्वर 3 है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उसके बाद वर्ण, स्वर, मात्रा हमने दीर्घ मात्रा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लोत पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा बल के बारे में। अभ्यंतर और बाह्य 2 प्रयत्न होते हैं। साम क्या होता है, वर्णों का सुस्वर और सुस्पष्ट उच्चारण, उसके बारे में संतान। उसके बाद में हमने संतान क्या होती है, संहिता अथवा पदपाठ को संधि समास के माध्यम से उच्चारित करना क्या कहलाता है, संतान। तो आप लोगों के समझ में ये सारी चीज़ें आई होंगी कि किस तरह से क्या है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा शिक्षा, जो वेदांग का सबसे पहला जो अंग है शिक्षा। उसके बाद सेकंड जो अंग है व्याकरण, कल्प, निरुक्त, वो सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। आज जो भी आपने पढ़ा उसको याद करें, समझें। आप लोगों के लिए आज इतना ही। धन्यवाद।